नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के लिए रेल रक्षक बैच के तहत ज्योग्राफी विषय की तीसरी डेमो क्लास लेकर मैं आपके उपस्थित हूं। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है भारत का प्राकृतिक विभाजन। भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, नेचुरल डिवीजन्स हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों इस क्लास के अंतर्गत। यह आज यूट्यूब पर रेल रक्षक बैच के तहत आखिरी क्लास है, तीसरी डेमो क्लास है। इसके बाद कल से जो क्लासेस होंगी वो आपको एप्लीकेशन पर प्राप्त होंगी। आज तीसरा डेमो भी आप देख लीजिए। अगर आप पसंद आए क्लासेस, टीम पसंद आए, तो फिर आप बैच परचेज करिए। कल से हमारी मुलाकात एप्लीकेशन पर होगी बच्चे। यहाँ पर जो प्यारे बच्चे नए हैं, जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, उपस्थित हुए हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ 28 अप्रैल से आपकी रेल रक्षक बैच के तहत क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तीसरी डेमो है आज। और इस संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लासेस का टाइम टेबल आपके सामने लिखा हुआ है। मैथ्स 9 बजे, रीजनिंग सुबह 10 बजे, इकोनॉमिक्स 11 बजे, ज्योग्राफी 12 बजे, हिस्ट्री पॉलिटी शाम 4 बजे और साइंस रात 8 बजे। ये क्लासेस का टाइम टेबल है, शेड्यूल है। इस हिसाब से आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। अगर ये तीनों के तीनों डेमो आपको पसंद आए हैं, बैच परचेज करना चाहते हैं, तो आपको इस संबंध में एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। और एप्लीकेशन पर पेड क्लासेस नाम का एक फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ रेल रक्षक बैच से संबंधित थंबनेल आपको मिलेगा। फिर उसके बाद बाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आज आखिरी दिन है, कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। RPF 20 लिखकर आप अप्लाई कूपन पर करिए। ठीक है जी। और उससे आपको कंसेशन प्राप्त हो जाएगा फीस में, और फिर पे ऑनलाइन कर दीजिए। ठीक है भाई बच्चों। चलिए, तो आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दे पर सीधे सीधे आते हैं। एक मैप इंडिया का यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है। इस मैप की मदद से ही आज सारा के सारा आप लोगों को चीजें मैं कराने वाला हूँ। ठीक है जी बच्चे। देखिए, भारत के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को अच्छे से दे चुका हूँ। भारत को हम लोग मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटकर देख सकते हैं। कितने भू आकृतिक प्रदेश बच्चे? 4 भू आकृतिक प्रदेशों में हम भारत को बांटकर देख सकते हैं। और उनमें जो पहला भू आकृतिक प्रदेश आपको मैं लाल कलर से जो ट्रेस कर रहा हूं, वो देखने को मिलेगा। और वो भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या है बच्चे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माउंटेनस एरिया ऑफ द नॉर्थ। क्या है बच्चे? माउंटेनस एरिया ऑफ नॉर्थ, एरिया ऑफ नॉर्थ। ये आप लोगों को भारत के कहां पर मिलेगा? उत्तर में देखने को मिलेगा। ठीक है जी बच्चे। इसके बाद आप लोगों को प्राप्त होगा क्या? इसके बाद आपको यहां नीचे उत्तर का विशाल मैदान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। उत्तर का, क्या आपको यहां पर राइटिंग साफ साफ दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। ठीक है जी। ग्रेट प्लेन्स, क्या देखने को मिलेगा? ग्रेट प्लेन्स। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आप जाएंगे तो प्यारे बच्चे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो। और चौथा जो भूभाग आपको दिखाई देगा
उसमें 2 क्षेत्र आएंगे। प्यारे बच्चे, उसमें कितने क्षेत्र आएंगे? उसमें 2 क्षेत्र आएंगे। और वो 2 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र क्या है? पहला क्षेत्र आपको दिखाई देगा तटीय मैदान के रूप में। ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये तटीय मैदान है बच्चे, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है जी, कोस्टल प्लेन्स। और इसके बाद भाई जो एक और चीज इसमें ही एडेड मिलेगी आप लोगों को, वो क्या चीज है बच्चे? वो है यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बच्चे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्लियरली देख लीजिए आप। ये भारत के 4, मोटे तौर पर भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। वो चारों के चारों क्षेत्रों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेनस रीजन ऑफ द नॉर्थ। उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। इसके बाद है बच्चे तीसरे नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो, और चौथा है तटीय मैदान तथा द्वीपीय क्षेत्र। इनको कंबाइंड रूप से चौथे वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड रीजन्स इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहां पर एक शब्द है सामान्यतः, जनरली, मोटे तौर पर भी हम कह सकते हैं तौर पर। लेकिन क्या एनसीईआरटी भी भारत को 4 भूआकृतिक विभागों में बांटती है? क्या एनसीईआरटी भी मोटे तौर पर भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में ही बांटती है? नहीं जी, एनसीईआरटी 6 भूआकृतिक प्रदेश बताती है भारत में। इन्हीं 4 जो भूआकृतिक प्रदेश हैं, ये जो 4 नेचुरल डिविजन्स हैं, इनमें ही थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा डीपली क्या कर दिया है? डीपली डिवीजन कर दिया है। यहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाला क्षेत्र अलग से प्रदर्शित किया गया है, जिसे थार मरुस्थल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। एनसीईआरटी भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटती है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार मरुस्थल यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटो, पांचवा तटीय क्षेत्र और छठा द्वीपीय क्षेत्र। इस प्रकार से 6 भागों में एनसीईआरटी ने इसको बांटा है। ठीक है जी, 6 भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी इसको डिवाइड करती है बच्चे। तो मैं सारा के सारा डाटा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हालांकि सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था कि भारत को मोटे तौर पर कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, तो बच्चे उसका आंसर 4 ही था। आयोग के द्वारा उसका जो आंसर लगाया गया वो बच्चे 4 ही लगाया गया था। ठीक है जी, चलिए। तो भैया यहां पर मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से बता देता हूं कि एनसीईआरटी भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटती है। ठीक है, प्रदेशों में बांटती है। एनसीईआरटी ने भारत को 6 नेचुरल डिविजन्स में बांट रखा है। पहला आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये भी मैं लिखा देता हूं अच्छी तरीके से आप लोगों को। माउंटेनस एरिया ऑफ नॉर्थ, एरिया ऑफ नॉर्थ। दूसरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान यानी कि ग्रेट प्लेन्स। ठीक है जी। तीसरा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, क्षेत्र विशेष तौर पर थार की बात की गई है यहां पर। ठीक है, डेजर्ट एरिया। इसके बाद चौथा जो भूआकृतिक प्रदेश एनसीईआरटी ने बताया है वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटो,
पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। पांचवा है वो है तटीय मैदान, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। और छठवां है आपका द्वीपीय क्षेत्र, यानी कि आइलैंड एरिया, आइलैंड एरिया, ठीक है। ये 6 प्राकृतिक प्रदेशों में या भूआकृतिक प्रदेशों में मेरे प्यारे बच्चे बांटा गया है एनसीईआरटी के द्वारा। अब मैं सीधे आपको कहां पर लेकर चलूंगा, मैप पर लेकर चलूंगा और एक एक चीज पर विस्तार से चर्चा आपके साथ करूंगा बच्चे, ठीक है जी। चलिए भाई, सर रेल रक्षक बैच लेने से जीएस कवर हो जाएगा न एनटीपीसी के सारे लेवल? बेटा बिल्कुल पूरा प्रयास किया जाएगा कि रेल रक्षक बैच के तहत आपको पूरा जीएस कवर कराया जाए, इसीलिए हम ये बैच लेकर आए हैं। और आरडब्ल्यूए कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। बाद बाकी आप मुझसे न पूछकर, अगर कोई विद्यार्थी आरडब्ल्यूए से पहले बैच परचेज कर चुका है, पढ़ चुका है, तो आप उनसे पूछिए। टीचर से पूछोगे तो जाहिर सी बात है वो तो हाँ करेगा, आपको विश्वास जब ही होगा जब विद्यार्थी से पूछोगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप पूछ रहे हो, मंजू बुरिया जी पूछ रहे हैं कि बताइए कि अगर दोनों में से ऑप्शन 4 भी हो 6 भी हो तो किसको आंसर लगाएंगे? यहां पर सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन पूछे मोटे तौर पर भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, तो 4 आंसर लगा दीजिए। और अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 6 भूआकृतिक प्रदेश लगा दीजिए। दोनों ही बात सत्य है, मैंने दोनों ही आपको बताई है। आंकड़ा प्रमाणिक एनसीईआरटी का माना जाता है, जो बिल्कुल सत्य होता है। यहां पर मैंने जो आपको लिखाया 4 वाला, उसमें स्पष्ट लिखा है सामान्यतः मोटे तौर पर, तो फिर वो भी आंकड़ा गलत नहीं है, वो भी सही है। चलिए भाई, बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो मोटे तौर पर 4 भूआकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, वो भूआकृतिक प्रदेश बने कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उनका निर्माण कैसे हुआ है, इस चीज पर आज की इस क्लास में चर्चा करूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहां पर देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, द माउंटेनस एरिया ऑफ द नॉर्थ, इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? तो बच्चे यहां पर आप लोगों को हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत धनुष की आकृति में मौजूद है। भगवान राम का धनुष देखा था, कैसे खींच लेते तो एकदम ऐसे करके, वो धनुष की आकृति में हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, आप क्या आंसर लगाओगे बेटा? आप आंसर, आवाज तो सही है भाई, आवाज तो सही है, मेरी तरफ से तो आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए भाई, डाउट ग्रुप में कैसे जुड़े मैं बता दूंगा बेटा, अभी थोड़ा सा समझ लो, लास्ट में डाउट ग्रुप के बारे में बता दूंगा आपको। तो भैया मैं बता रहा था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, क्या आंसर लगाओगे? हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आप आंसर लगाओगे हिमालय। क्या आंसर लगाओगे आप? हिमालय को आंसर लगाओगे बच्चे। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत बच्चे, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद अगर हम चर्चा करें, ये तो हिमालय हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें हिमालय कैसा पर्वत है, तो एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। अब ये नवीन वलित पर्वत क्या होता है? न्यू फोल्डेड माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन। प्यारे बच्चे, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन क्या होता है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, तो बच्चे पहली बात, नवीन का मतलब जिसकी एज बहुत ज्यादा ना हो, जो एज में, आयु में बहुत पुराना ना हो। और वलित का मतलब है फोल्ड पड़ने के कारण जो बना हो।
जैसे माता जी आटा गूंथती हैं डेली, और आपने आटा गुथा हुआ आटा लिया और उसको दो तरफ से दबाया, दो तरफ से उसको प्रेशराइज्ड किया, आटा बीच में ऊपर उठ के आ जाएगा। दो तरफ से आप उसे क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, आटा बीच में ऊपर उठ के आ जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे पर्वत जो कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण, संपीड़नात्मक शक्तियों के कारण जिनका निर्माण हुआ है, उसे हम कहते हैं वलित पर्वत। बच्चे यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या, हिमालय पर्वत के मामले में हुआ क्या कि ऊपर एक प्लेट आपकी है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और नीचे एक, इसके नीचे एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और बीच में एक सागर हुआ करता था जिसका नाम है टेथिस सागर। बीच में क्या हुआ करता था, सागर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, टेथिस सागर, टेथिस सी। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की ओर उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ी। टेथिस सागर के सेडिमेंट्स फोल्ड होकर तुरंत ऊपर आ गए। क्या आ गए, टेथिस सागर के सेडिमेंट्स अवसाद फोल्ड होकर ऊपर आ गए, और जब ये फोल्ड होकर ऊपर आ गए तो एक पर्वत बन गया, और वो पर्वत क्या कहलाया बच्चे, उस पर्वत का ही नाम हमने रख दिया हिमालय पर्वत। उस पर्वत का नाम क्या रख दिया, हिमालय पर्वत। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप क्या आंसर लगाओगे, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। थोड़ा सा डीप में अगर जाओगे तो बच्चे ये भी देख लो कि माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा भी कहते हैं। कहां पर कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। बताओ भैया कहां कहते हैं, नेपाल में कहते हैं। जरा सा और डीप जाओगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर्स, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत जो एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है, क्या इस जैसे कुछ और भी वलित पर्वत है, क्या कुछ और भी न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है संसार में? तो बच्चे रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आल्प्स पर्वत यूरोप महाद्वीप। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये कहां पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये सारे के सारे हिमालय की तरह ही, और हिमालय पर्वत कहां पड़ता है, हिमालय पर्वत एशिया में पड़ता है। ये सारे के सारे पर्वत बच्चे ये नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है जी। चलिए, तुम अच्छी तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आरपीएफ और एसएससी जीडी दोनों के लिए काम कर जाएगा, बिल्कुल बेटा काम करेगा। कोई भी बैच ले रहे हो आप, अगर कहीं पर भी ज्योग्राफी आपसे पूछी जा रही है तो ये ज्योग्राफी हर जगह काम करने वाली है बेटा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जानकारियां आपको मैंने दी हैं, और ये किसके बारे में दी हैं, हिमालय पर्वत के बारे में दी हैं। हिमालय पर्वत आखिरकार कहां पर सिचुएटेड है, आखिरकार कहां पर स्थित है बच्चे, तो वो आपका हिमालय पर्वत इस जगह पर स्थित है। अच्छी तरीके से आपने देख भी लिया है, सुन भी लिया है, समझ भी लिया है। अच्छा सुनो, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगर हम चर्चा करें तो मैंने आपसे एक वायदा किया था पहली क्लास में ही कि हर चीज 2 बार करूंगा, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मुझको भी एक बार में समझ में नहीं आता था, इसीलिए जब मैं टीचिंग में आया तो मैंने प्रण कर लिया था कि बच्चे को समझाऊंगा तो 2 बार समझाऊंगा। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, लिखित रूप में भी देख लो आप। ये YouTube है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एप्लीकेशन पे जब हम आएंगे तो फिर अगर आप लिखना चाहोगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, और अगर आप पीडीएफ से कॉपी करना चाहेंगे पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, चाहे वो बोर्ड पीडीएफ हो चाहे वो रिटन पीडीएफ हो। बच्चे यहां पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, और हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। यही बताया था मैंने, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत है बेटा। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद
मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत का हिस्सा है। किस देश में स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। जिसे तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर्स लगभग। ठीक है जी, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, ये माउंट एवरेस्ट के ब्रैकेट में नेपाल लिख लो आप, जिससे आपको पता पड़ जाए कि माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है जी। अच्छा, एक कॉमा लगाकर यहां पर हिमालय भी लिख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि भैया ये माउंट एवरेस्ट किस पर्वत का हिस्सा है? तो ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। अच्छा, क्या हिमालय पर्वत जैसे कुछ अन्य नवीन वलित पर्वत हैं? तो है भाई। देखो, हिमालय पर्वत है, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, इनकी तरह एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है, एक नवीन वलित पर्वत है बच्चे। ठीक है, नवीन वलित पर्वत न्यू फोल्डेड माउंटेन है बेटा। ठीक है जी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, चलिए नोट कर लीजिए आप फटाफट से भाई। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अभी अभी मैंने समझाया था आपको कि हिमालय पर्वत बना कैसे है, बस उसी चीज को रिपीट कराने वाला हूं। आप एक और बार देखो कि आखिरकार हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। यहां पर आप देख लीजिए, हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट की ओर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने के फलस्वरूप टेथिस सागर के अवसादों के वलित होकर ऊपर उठने के कारण हुआ है। यहां पर बच्चे अच्छी तरीके से देखो, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और बीच में एक सागर है, और उस सागर का नाम क्या है? उस सागर का नाम है टेथिस सागर, टेथिस सी। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ी है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया है। यही चीज यहां पर आप लोगों को बताई गई है, समझाई गई है। तो इस प्रकार से उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आखिरकार कैसे बना, ये एग्जैक्टली आप लोगों को पता चल गया है। हम भारत के दूसरे प्राकृतिक विभाग की ओर चलते हैं, दूसरे नेचुरल डिवीजन की ओर बच्चे चलते हैं। और दूसरे नेचुरल डिवीजन में आपको क्या समझाना है, सबसे पहले मैप पर ही आप लोगों को मैं लेकर चलूंगा बच्चे। यहां पर देखिए, ये मैप लगा हुआ है आपके सामने, ये वाला मैप, इससे हम पढ़ेंगे। ये मैप लगा हुआ है बच्चे, और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा क्षेत्र जो है वो आपको उत्तर के विशाल मैदान के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बच्चे। ठीक है जी, चलिए भाई, तो आप लोगों के कमेंट्स थोड़े से ले लेते हैं। बहुत अच्छे। मैंने 2 बुक ऑनलाइन की है, लेकिन एक ही बुक आई है बेटा। इस संबंध में आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए भाई, मोहम्मद आमिर जी। ठीक है जी, इस संबंध में बेटा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इधर देखें भाई, उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। मेरे बच्चे, ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ ये कैसे बना? हिमालय पर्वत से जो नदियां निकली है ना, हिमालय पर्वत से जो नदियां निकली हैं, उन नदियों ने हिमालय पर्वत को काटकर जो अवसाद, जो सेडिमेंट्स लाए गए, उन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहां कर दिया, और क्या बन गया? आपका उत्तर का विशाल मैदान बन गया। बोलो क्या बन गया? उत्तर का विशाल मैदान बन गया। ये नदियां कौन सी थी? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और उनकी सहायक नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज। इसीलिए इसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी हम लोग कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ये हर वर्ष नदियां यहां पर क्या करती हैं? पोषक तत्वों का जमाव करती हैं, अवसादों का जमाव करती हैं। इसीलिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, एलुवियल सॉइल का विस्तार यहां पाया जाता है, जो भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। इस क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यह क्षेत्र चूंकि उपजाऊ है, इसीलिए जनसंख्या का सघन संकेंद्रण, डेंस पॉपुलेशन जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है बच्चे। इस क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, चावल इत्यादि की खेती होती है, और यह क्षेत्र भाबर, बांगर, खादर और तराई के क्षेत्र के रूप में
विस्तृत रूप से आपको देखने को मिलता है। मैप में आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक बार मैं ऊपर वाले क्षेत्र को मिटाकर नदियां निकाल देता हूं। देखिए, ऊपर एक पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत, और उससे क्या निकलती है? नदियां निकलती हैं। जैसे ये गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी जा रही है, इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये रही, ठीक है जी। इधर आपकी सिंधु नदी जा रही है, ये रही, और उसकी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी ने, गंगा नदी ने और ब्रह्मपुत्र नदी ने तथा उनकी सहायक नदियों ने जो सेडिमेंट्स लाए हैं, जो अवसाद लाए हैं, उनके निक्षेपण के कारण, उनके डिपोजिशन के कारण ही ये उत्तर का विशाल मैदान बन रहा है, निर्मित हो रहा है बच्चे, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान की चर्चा हम लोग करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, एक इमेज मैं आपके सामने रख रहा हूं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। देखिए, सबसे पहले एक इमेज मुझे बनाना है। जैसे ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, क्या है? एक पर्वत है, एक माउंटेन है, एक माउंटेन है, और पर्वत पर क्या जमी हुई है? पर्वत पर बर्फ जमी हुई है, पर्वत पर जमी हुई है बर्फ। बोलो, क्या जमी हुई है? पर्वत पर बर्फ जमी हुई है, पर्वत पर बर्फ जमी हुई है। और ये बर्फ जब पिघलेगी, ये बर्फ जब पिघलेगी तो किसका निर्माण होगा? नदियों का निर्माण होगा। और जब पानी बहुत स्पीड से नीचे गिरता है तो अपने साथ पर्वत को काट कर लाएगा। जैसे ही नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े टुकड़े नदी लेकर आई है पर्वत के, उन बड़े बड़े टुकड़ों को नदी यहीं पर जमा कर देगी मैदानी इलाके के प्रारंभ में ही। और जो छोटे छोटे टुकड़े पर्वत के बचे, उन छोटे छोटे टुकड़ों को ये नदी लेकर जो है वो क्या करेगी? वो आगे बढ़ेगी। बोलो, क्या करेगी बच्चे? नदी आगे लेकर बढ़ेगी। किनको? पर्वत के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर आगे बढ़ेगी। जब बारिश का मौसम आएगा, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब नदी एकदम से कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से पानी आएगा तो इस जगह पर एक दलदली क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? इस जगह पर एक दलदल क्षेत्र, दलदल बन जाएगा, दलदल, मार्शी एरिया बन जाएगा, मार्शी एरिया। इस जगह मार्शी एरिया बन गया, दलदल बन गया। आगे नदी ने अपनी प्रवाह जो है ले लिया है, और नदी छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को लेकर आगे बढ़ रही है। ये कंकड़ पत्थर भी आपस में टकरा टकरा के महीन हो रहे हैं बच्चे। क्या हो रहे हैं? बारीक हो रहे हैं, महीन हो रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब बारिश का मौसम आएगा, ये नदी का पानी यहां फैलेगा यहां भी फैलेगा। बारिश का मौसम समाप्त होगा, पानी पुनः वहीं की वहीं आ जाएगा। लेकिन ये नदी अपने साथ जो रेत बजरी बालू के कण लेके गई थी प्यारे बच्चे, उन रेत बजरी बालू के कणों को नदी यहां जमा कर देगी। क्या कर देगी? यहां जमा कर देगी, जिससे एक मैदानी इलाका बन जाएगा। अच्छा, भविष्य में कभी ऐसा हो गया कि इस नदी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया, कोई रुकावट आई और नदी ने क्या कर लिया? अपना रूट चेंज कर लिया। क्या कर लिया बच्चे? एक रुकावट आ गई और रुकावट के कारण नदी ने अपना क्या कर लिया? रूट चेंज कर लिया। बोलो बच्चे, क्या कर लिया? रूट चेंज कर लिया नदी ने। अब नदी अपने अवसादों का निक्षेपण यहां नहीं करेगी, अब नदी अपने अवसादों का निक्षेपण कुछ इस जगह करेगी। प्रतिवर्ष अपने द्वारा काट कर लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं, जो जलोढ़ हैं, एलुवियल्स हैं, उनका निक्षेपण यहां करेगी। ये पुराने जलोढ़ हैं, पुराने जलोढ़, और पुराने जलोढ़ का मतलब ओल्ड एलुवियल्स हो गया, ओल्ड एलुवियल्स। और इनके कारण निर्मित क्षेत्र जो है वो बांगर कहलाता है। और ये नए जलोढ़ हैं बच्चे, नए जलोढ़, न्यू एलुवियल्स, न्यू एलुवियल्स। और न्यू एलुवियल्स के कारण निर्मित क्षेत्र जो है वो खादर क्षेत्र कहलाता है। ये बांगर क्षेत्र, ये खादर क्षेत्र। जो दलदली इलाका है उसको हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। और यहां पर जो बड़े बड़े टुकड़ों को नदी ने जमा कर दिया था, उस क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर। तो भाबर,
खादर, बांगर और तराई, ये 4 क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर के विशाल मैदान को हम डिवाइड करके देखते हैं। अच्छे से देख लो आप, नदी आ रही है, बड़े बड़े टुकड़ों को मैदानी इलाके के प्रारंभ में ही जमा कर दिया, भाबर बन गया। थोड़ा सा आगे बढ़े, दलदली क्षेत्र, मार्शी एरिया मिलेगा जिसे हम तराई कहते हैं। जो पुराने जलोढ़, ओल्ड एलुवियल्स, पुराने समय में कभी नदियां यहां पर अपने सेडिमेंट्स को जमा करती थी, उनसे बना हुआ क्षेत्र बांगर है। और जहां वर्तमान समय में नदियां अपने जलोढ़ों को, अपने अवसादों को, अपने द्वारा पर्वत को काटकर लाए गए पदार्थों को प्रतिवर्ष जमा कर रही हैं, उनसे निर्मित क्षेत्र खादर क्षेत्र है बच्चे। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है जी। अभी भी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, परेशान मत हो। यहां पर देख लो, उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा काटकर लाए गए अवसादों के निरंतर जमाव से हुआ है। पहली चीज, किससे? हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है, उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए, उनके निरंतर जमाव, कंटिन्यूअस डिपोजिशन से हुआ है। पहली चीज बच्चे, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद देखो, इस मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों का योगदान है। नेक्स्ट है कि यह उपजाऊ क्षेत्र है, गेहूं, गन्ना और चावल की कृषि हेतु उपयुक्त है। यह क्या है? एक उपजाऊ क्षेत्र है, गेहूं, गन्ना, चावल की खेती यहां की जाती है। और बच्चे, ये क्षेत्र भाबर, तराई, खादर और बांगर में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? भाबर, तराई, खादर और बांगर में बटा हुआ है। यहां पर देख लीजिए, भाबर ये रहा, तराई ये रहा, पुराने जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र बांगर है और नए अवसादों से निर्मित क्षेत्र खादर है। अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा, ठीक है भाई। दूसरा प्राकृतिक प्रदेश, दूसरा भूआकृतिक प्रदेश आपने भारत का जान लिया है किस प्रकार बना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, एक डाउट कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। और वो डाउट क्या होगा? वो डाउट ये होगा कि अरे यार, हमने हिमालय पढ़ा था, तो ट्रांस हिमालय भी पढ़ा था, ग्रेट हिमालय भी पढ़ा था, शिवालिक भी पढ़ा था, गुरुजी ने तो कुछ कराया ही नहीं, गुरुजी ने तो बहुत लाइट करा दिया, ऊपर ऊपर से ले गए। तो नहीं नहीं नहीं, अभी बच्चों मैं जितने भी प्राकृतिक प्रदेश हैं भारत के, केवल उनकी फॉर्मेशन समझा रहा हूं, उनका निर्माण कैसे हुआ केवल ये समझा रहा हूं। इनके निर्माण के बाद मैं आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र विस्तार से कराऊंगा, उसके जो प्राकृतिक विभाग हैं, उसका जो डिवीजन है वो विस्तार से कराऊंगा। प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे पर्वत, बहुत सारे पठार आते हैं, उनको विस्तार से कराऊंगा। तटीय मैदानों को बहुत भागों में डिवाइड किया जाता है, उनको भी मैं कराऊंगा। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी मैं विस्तार से कराऊंगा। तो आप ये मत समझना कि मैंने हल्के से आपको बाहर ले गया, यानी कि शॉर्ट में करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। अभी मैं सीरियल से चल रहा हूं। जैसे कभी हम छत पे चढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी और फिर 5वीं सीढ़ी, नहीं, फिर गिर भी सकते हैं, हमारे लिए घातक हो सकता है। इसीलिए मैं बिल्कुल सीरियल से लेकर चल रहा हूं, स्लोली स्लोली, धीरे 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 बच्चे, ठीक है जी। अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयत्न करें। और प्यारे बच्चे, अच्छी तरीके से पढ़ते चलिए। एक शब्द भी मेरी क्लास का तुम्हें समझ में नहीं आए, मुझे बता दीजिएगा कि ये शब्द समझ में नहीं आया है। अभी शुरुआत है, मेहनत करते चलोगे, आपके ख्वाब एक दिन निश्चित तौर पर पूरा हो जाएगा। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा बच्चे। तो कहने का मतलब, अभी आपका कठिन समय चल रहा है, इस कठिन समय में केवल मेहनत करते रहिए, जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, मजा आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं सीधे तीसरे प्राकृतिक प्रदेश की, और तीसरा प्राकृतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो।
ये तीसरा प्राकृतिक प्रदेश है। और बच्चे ये तीसरा प्राकृतिक प्रदेश आखिरकार कैसे बना, जरा इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये क्षेत्र पहले जलमग्न हुआ करता था, सबमर्ज्ड इन द वाटर, पानी में डूबा हुआ क्षेत्र था ये। यहां पर एक ज्वालामुखी पर्वत सिचुएटेड था, ज्वालामुखी माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन से स्थित था, और उस ज्वालामुखी से क्या निकलता रहा, लावा निकलता रहा, और लावा के निरंतर जमाव के कारण, कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ लावा, इसके कारण क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि इस लावा का तल पानी के तल से ऊंचा हो गया है। लावा के द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है उसका तल पानी के तल से क्या हो गया, ऊंचा हो गया, और ये जो ऊंचा क्षेत्र है वही प्रायद्वीपीय पठार है, यही पेनिनसुलर प्लेटो है, यही प्रायद्वीपीय पठार है। ये ऊंचा क्षेत्र जो है, हाई एरिया जो है, वो पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार है। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आया? ठीक है जी बच्चे, चलो भाई, ये चीज अच्छी तरीके से आप समझ लो। अब एक चीज और सुनो भाई मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज और समझ लो आप। आखिरकार हम उन विद्वानों पे भरोसा कैसे करें, आखिरकार हम उन विद्वानों पे भरोसा कैसे करें जो ये कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार लावा के कंटिन्यूअस डिपोजिशन के कारण बना हुआ है, लावा के निरंतर जमाव के कारण बना हुआ है। उसका एक प्रूफ भी है हमारे पास, और वो प्रूफ क्या है कि यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। बोलो क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है। बोलो क्या पाई जाती है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो भैया वो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि लावा के डिकम्पोजिशन से, लावा के विखंडन से, लावा का जब विखंडन होता है ना, लावा का विखंडन, विखंडन, विखंडन का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन जब होता है तो काली मिट्टी बनती है। जहां कहीं भी काली मिट्टी पाई जा रही है, ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, समझ लो वो क्षेत्र लावा के विखंडन से बना हुआ है, ठीक है जी। और काली मिट्टी का पाया जाना इस चीज का प्रमाण है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो लावा के निरंतर जमाव से बना हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना बच्चे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक विभाग है, ओल्डेस्ट नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक विभाग कौन सा है बच्चे, प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटो है बच्चों। चाहे वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे उत्तर का विशाल मैदान हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठार हो, चाहे वो तटीय मैदान और द्वीप हो, इन चारों को मिलाओगे तो जो ओल्डेस्ट नेचुरल डिवीजन निकलेगा, जो ओल्डेस्ट नेचुरल डिवीजन निकलेगा बच्चे, वो ओल्डेस्ट नेचुरल डिवीजन प्रायद्वीपीय पठार ही निकलेगा, ठीक है जी। हालांकि ये पहले त्रिभुजाकार आकृति में मौजूद था, देख रहे हो आप, ये ट्रायंगुलर शेप इसकी देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ये रही त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन ये वर्तमान समय में ट्रायंगुलर शेप में नहीं है। आज विभिन्न नदियों ने इसे काट छांट दिया है, इसीलिए कहीं कोई पर्वत है, कहीं कोई पठार है, कहीं कोई पर्वत है, कहीं कोई पठार है, इसीलिए मेरे बच्चे ऐसा है, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर जो बच्चे कह रहे हैं एक और बार समझा दो, बिल्कुल परेशान मत हो भाई, हर चीज दो बार है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, धोखाधड़ी का कोई काम नहीं, जो आपसे कहा, जिस प्रकार कहा वही चीजें होंगी। देखिए, मैंने पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको बताया है। विद्वानों का मत है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के निरंतर जमाव के फलस्वरूप हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है बेटा कि लावा के कंटिन्यूअस डिपोजिशन के कारण इसका निर्माण हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ बच्चे, ठीक है जी।
चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे हम लोग। आगे बढ़ते हुए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग है, ओल्डेस्ट नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये भारत का क्या है, सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग, ओल्डेस्ट नेचुरल डिवीजन है ये भारत का। अच्छा, ये पहले कैसा था, त्रिभुजाकार आकृति में मौजूद था, लेकिन वर्तमान में नदियों ने इसे काट छांट दिया है, कट कर दिया, जगह जगह पे कट कर दिया। और इसीलिए मेरे बच्चे कहीं कोई पर्वत है, कहीं अरावली पर्वत है, कहीं विंध्याचल पर्वत है, कहीं सतपुड़ा पर्वत है, कहीं मालवा पठार है, कहीं छोटा नागपुर पठार है, कहीं दक्कन का पठार है। ऐसे ही विभाजित हो गया बच्चे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी, चलो। अच्छा, इसके बाद एक चीज और भी मैंने आपको बताई थी। मैंने ये बताया था आपको कि इस क्षेत्र में काली मिट्टी का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र लावा के जमाव से बना है। ब्लैक सॉइल का जो पाया जाना है इस क्षेत्र में, वो इस चीज का प्रूफ है, इस चीज का प्रमाण है कि ये किससे बना है, कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ लावा। ठीक है जी, चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चे, और आगे बढ़ते हुए आपको नेक्स्ट नेचुरल डिवीजन की ओर आप लोगों को लेकर चलूंगा। और नेक्स्ट नेचुरल डिवीजन आपका क्या है, जरा एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 3 नेचुरल डिवीजन हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट नेचुरल डिवीजन जो है वो आपका आ रहा है, और वो है भाई, उसके अंतर्गत आपका आता है ये तटीय मैदान और द्वीप, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। आइलैंड्स की चर्चा अभी करेंगे हम लोग, सबसे पहले कोस्टल प्लेन्स की चर्चा कर लेते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेटो है, प्रायद्वीपीय पठार है। आपके इधर बच्चे, आपके इधर अरब सागर है। यहां पर देखिए, आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा। इधर क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर है, और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, अरब सागर की लहरें बार बार गईं, इस पेनिनसुलर प्लेटो को काटा और सेडिमेंट्स को कहां डिपॉजिट कर दिया, इसके वेस्टर्न पार्ट में। बार बार लहरें गई, प्रायद्वीपीय पठार को काटा, अवसाद जमा कर दिए, फिर लहरें गई, प्रायद्वीपीय पठार को काटा, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए, फिर लहरें गई, प्रायद्वीपीय पठार को काटा, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए। कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन, अपरदन और निक्षेपण के कारण, कटाव और जमाव के कारण प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का निर्माण हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हो गया। और इधर देखो आप, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और ये क्या कर रही है, बार बार आ रही है, प्रायद्वीपीय पठार को काट रही है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है, बार बार आ रहे हैं, इसका पानी क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है, पेनिनसुलर प्लेटो को काटकर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, फिर आया, सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए, फिर आया, सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए। कटाव और जमाव, कटाव और जमाव, कटाव और जमाव चल रहा है, इरोजन डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन। और उसके कारण क्या हुआ कि इस पेनिनसुलर प्लेटो के ईस्ट में एक और कोस्टल प्लेन बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अंग्रेजी में बच्चे इसे क्या कहेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। आप इधर देखें, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की लहरों के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार के अपरदन, अपरदन का मतलब क्या है, कटाव, ठीक है,
और निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब जमाव, यानी कटाव और जमाव के कारण क्रमशः पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है बच्चे। ठीक है जी, अच्छी तरीके से आप नोट यहां पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। ठीक है, जितेंद्र यादव जी, आपको जो शब्द समझ में नहीं आ रहा हो ना, उसे मुझे बता दो, समझ में ये चीज नहीं आ रही मैं बता दूंगा। और जितेंद्र यादव जी, एक चीज और ध्यान रखना, एक कहावत कही गई है, कह रहे सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिलों को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि केवल और केवल सोचने मात्र से हमें सफलता नहीं मिलती, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। अब कुछ बच्चों के कमेंट में देख रहा हूं, हाथ से लिखाओ सर, हाथ से लिखा दो। बेटा हाथ से नहीं लिखा पाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी है। इस क्लास में, इस बैच में हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, दोनों को सेटिस्फाई मुझे करना है, दोनों को ही लिखाना है। और अगर आप हो इंग्लिश मीडियम के हो तो हिंदी नहीं लिख सकते, और हिंदी मीडियम के हो तो अंग्रेजी में कमजोर होगे। इसीलिए यहाँ पीपीटी बना हुआ है, पीडीएफ बना हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, मेरी क्लास का सबसे बड़ा मोटो रहता है आपको समझाना समझाना समझाना, न कि लिखाना। क्योंकि लिखने में क्या होगा, 1 घंटे में 20 मिनट समझाना हो पाएगा, 40 मिनट लिखाना हो पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपको 40 मिनट का समय आपका जो है वो लिखने में बर्बाद हो जाए। इसीलिए जो पैटर्न है, जो तरीका है मेरी क्लासेस का, मैं डेमो क्लासेस में भी वही कर रहा हूं जो एप्लीकेशन पर आपको कराऊंगा। कोई फ्रॉड नहीं, किसी भी प्रकार से कोई फ्रॉड नहीं, जो एक्चुअल है वही चीज आपके सामने है। हाँ, आपको लिखने का समय चाहिए तो मैं जरूर दे दूंगा कि आप लिख लो भाई। मैं जब तक आपके कमेंट्स को, आपके डाउट सॉल्व कर देता हूं, आप लिख लो, लेकिन हाथ से लिखा कर नहीं, पीडीएफ की मदद से। और मैं जहां तक जानता हूं समझदार बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। ठीक है जी बच्चे, चलिए, तो इस प्रकार से तटीय मैदानों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम बात करते हैं बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा समझाऊं। लिखित रूप में तो किताब में भी मिल जाएगा, 50 रुपए की किताब आएगी मार्केट से, आप उसे उठा लाओ, लिखा हुआ है, देख के खूब लिख लो, रट लो से, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं होगा। अरुण शर्मा मिलेंगे नहीं आपको उस किताब में, एक एक शब्द को जो समझा दें। समझाने के लिए ही ये फीस ली जा रही है, और समझाने पे विशेष जोर दूंगा। यहाँ पर बोर्ड पीडीएफ भी विशेषता ये है कि इतनी मेहनत से संजोया गया जो बोर्ड पीडीएफ है वो भी आप लोगों को बड़ी सहजता के साथ एप्लीकेशन पे उपलब्ध करा दूंगा, और इससे ज़्यादा तुम्हें त्याग क्या चाहिए। ठीक है जी, चलिए, तो बच्चे यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। चौथा नेचुरल डिवीजन जो है वो यहाँ पर देख लीजिए। चौथा नेचुरल डिवीजन के अंतर्गत मैंने 2 क्षेत्र बताए हैं, एक आपको बताया तटीय मैदान और दूसरा बताया है द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र में बच्चे यहां पर लक्षद्वीप आ रहा है, लक्षद्वीप समूह किसमें, अरब सागर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? लक्षद्वीप समूह देखने को मिल जाएगा। इधर है बंगाल की खाड़ी है ये, और बंगाल की खाड़ी में आप लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल जाएगा। यह लक्षद्वीप विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले एक चीज और सुन लो कि द्वीप आइलैंड होता क्या है। द्वीप का मतलब है मेरे बच्चे एक ऐसा स्थलखंड, क्या? एक ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को हम आइलैंड के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड के नाम से भी अंग्रेजी में उसी को पुकारा जाता है। भारत में बहुत सारे द्वीप हैं, जिसमें लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप, यानी कि प्रवाल या मूंगा नामक जीव के अस्थि पंजरों से, स्केल्टन से निर्मित हुआ है।
और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय का ही क्या है, दक्षिणी विस्तार है, सदर्न एक्सटेंशन है। किसका बच्चे, हिमालय पर्वत का। इन दोनों के बारे में भी विस्तार से ही मैं आप लोगों को कराऊंगा, विस्तार से ही आप लोगों को समझाऊंगा बच्चे। ठीक है जी। चलिए, इस बारे में जितना शॉर्ट में मैंने समझाया है उसको एक और बार समझ लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि भारत में अरब सागर में मौजूद द्वीपों का प्रमुख समूह लक्षद्वीप समूह है जो प्रवाल द्वीप है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में मौजूद द्वीपों का प्रमुख समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, सदर्न एक्सटेंशन है। ठीक है बच्चे। चलिए, ये हो गया आपका भारत के प्राकृतिक विभाग, ठीक है, भू आकृतिक विभाग। अच्छा बच्चों, यहां पर एक चीज सुन लीजिए। अब कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को हम ज्वाइन कैसे करेंगे। RWA के बैचेस की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि आप की कोई डाउट है तो आप टीचर से डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हो, क्लास में भी और क्लास के बाद भी। देखिए, जहां आपने पेड बैच परचेज करना पड़ेगा, इसके लिए पेड क्लासेस में जब पेड कोर्सेज में जब आप जाओगे और वहां जाकर आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे और सब्जेक्ट वाले फोल्डर में ऊपर ही एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा। उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। इसके बाद आपको टेलीग्राम क्या कर लेना है, डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेना है। आप RWA के एप्लीकेशन के माध्यम से भी डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हो और अपने टेलीग्राम को खोलोगे तो वहां पर भी वो ग्रुप आ जाएगा। उसमें रात को 8 से 10 बजे के बीच आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो बच्चे। ठीक है जी। ये क्लास तीसरी डेमो क्लास थी, आखिरी डेमो क्लास है ये। इसके बाद कल से हमारी मुलाकात एप्लीकेशन पर होगी। जिसको तीनों डेमो क्लासेस पसंद आई हों वो कुछ इस तरीके से बैच परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर पेड क्लासेस फोल्डर में जाएंगे, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अप्लाई कूपन, आज के लिए ये बस इसके अप्लाई कूपन पे क्लिक करके RPF 20 लिखकर आप अप्लाई कर सकते हैं और ये बैच 799 की जगह आज आपको 639 रुपए में मिल जाएगा। इसके बाद आपको 799 रुपए जमा करने पड़ेंगे आज के बाद बच्चे। ठीक है जी। तीनों क्लासेस, तीनों डेमो क्लासेस हर सब्जेक्ट की आपको पसंद आई हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, बैच परचेस कर सकते हैं बच्चे। इसी के साथ अब मैं इस क्लास का समापन करूंगा। आपसे कल मुलाकात होगी लेकिन YouTube पर नहीं होगी, एप्लीकेशन पर होगी बच्चे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।